आज सिनेमाघरों में फिल्म तू मेरा मैं तेरी तू मेरा रिलीज हो गई है। इस वीडियो में हम फिल्म को समझाएंगे। यह फिल्म आज के जमाने की लव स्टोरी या यूं कहें कि एक जेन जी लव स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए अब और देर नहीं करते, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और अंत में आप सभी के लिए एक गिफ्ट है, तो एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत हमारा परिचय रेहान से करवाकर होती है, जिसे प्यार से रे कहलाना पसंद है और उसकी सभी पिछली गर्लफ्रेंड्स उसे इसी नाम से बुलाती थी। फिर हम उसकी माँ पिंकी से मिलते हैं। उनकी पारिवारिक कहानी यह है कि रे के पिता उन्हें तब छोड़कर चले गए थे जब वो छोटा था और किसी और के साथ भाग गए थे। तब से उसकी माँ ने अकेले ही उसका पालन पोषण किया है। वह लंबे समय से अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश कर रही थी, जो आखिरकार उन्हें मिल गया। तो अब पूरा परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया है। आज वह एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी चलाता है जो दुनिया के शीर्ष 10 सबसे लोकप्रिय है। इवेंट आयोजकों में से एक है। फिर हम रे को एक शादी का प्रबंधन करते हुए देखते हैं। यह आम बात है कि उनके पिता दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, खासकर तब से जब बचपन में उनकी मां का निधन हो गया था। वर्तमान में वापस आते हैं, हम देखते हैं कि रायन रूमी की बातचीत का हर एक शब्द सुन रहा था और फिर उसे ताना मारता है, यह कहते हुए कि अपने पिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वह आगे कहता है कि अगर वह एक अच्छी बेटी होती तो वह अपने पिता से इस तरह बात नहीं करती। फिर ठेठ जेन जी लोगों की तरह वे एक दूसरे को जाने बिना ही बहस करने लगते हैं। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, और इसी तरह की बातें। फिर रेहान उसे विदेश में पासपोर्ट खोने के खतरों पर भाषण देता है। वह कहती है जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन खुलासा करती है कि उसने अपना पासपोर्ट खो दिया था। वह उसी किताब में था जो रेहान के पास है। रेहान उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वह तपाक से जवाब देती है कि उसे ऐसे लोगों की मदद नहीं चाहिए जो बाद में उसे एहसान जताएं। जो मदद करते हैं और फिर दूसरों को याद दिलाते रहते हैं, वे खतरनाक लोग होते हैं। वह कहती है। रेहान व्यंग्य करते हुए जवाब देता है, हाँ मुझे तुम्हारा भरोसा जीतने की बहुत बड़ी इच्छा है। लेकिन वह और बहस नहीं करता और बस पासपोर्ट को वापस बुक स्टॉल पर रख देता है। फिर क्या हुआ, उन दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें पता चलता है कि वो एक ही फ्लाइट में है। हैरानी की बात है कि दोनों क्रोएशिया जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि वो एक ही यॉट शेयर करते हैं जहां उन्हें एक कपल रूम दिया जाता है। क्या आप एक साथ इतने सारे सरप्राइज मिलने की कल्पना कर सकते हैं? आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में आगे क्या होता है। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। हम रूमी को अपने परिवार के साथ बात करते हुए देखते हैं, जबकि रेहान बाहर एंजॉय कर रहा है। दोनों काफी संतुष्ट थे, एक दूसरे से मुश्किल से ही बात कर रहे थे, अपने अपने तरीके से क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। बाद में उस रात हम रूमी को एक होटल में खाना ऑर्डर करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। हालांकि कोई भी डिश उसके स्वाद को पसंद नहीं आई। उसे ठेठ भारतीय खाने की तलब हो रही थी। मतलब सच में कौन क्रोएशिया जाकर भारतीय खाने की जिद करता है? अगर यही चाहिए तो विदेश यात्रा ही क्यों करनी? अगर आप स्थानीय खाने के बारे में सुनिश्चित नहीं है तो बस कोई भारतीय रेस्टोरेंट ढूंढ लें। खैर, इसे भूल जाइए। फिर हम रेहान को आत्मविश्वास से अपना खाना ऑर्डर करते हुए देखते हैं, लेकिन वह रूमी के साथ शेयर करने की पेशकश नहीं करता। रूमी, जो अभी भी भारतीय खाने पर अटकी हुई है, उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई थेपला या वैसी ही कोई चीज है। तुम एक टिपिकल मम्माज बॉय लगते हो, तुम्हारी माँ ने जरूर तुम्हारे लिए वो पैक किए होंगे, वह कहती है। लेकिन रेहान मना कर देता है और जवाब देता है, नहीं मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया, प्लीज मुझे अकेले अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करने दो, तुम जा सकती हो। रूमी निराश होकर चली जाती है। हालांकि रेहान दिल का इतना बुरा नहीं था। वह लोकल शेफ के पास जाता है और रूमी के लिए कुछ थेपले बनवाता है। लेकिन जब वह लौटता है तो वह रूमी को बाहर यार्ड में सोते हुए पाता है, जो दावा करती है कि वह तारे देखना चाहती है। रेहान व्यंग्य करते हुए कहता है, यॉट पर सोने का चुनाव करने के लिए बधाई, लेकिन मुझे मेरा कंबल और मेरा तकिया चाहिए, इसलिए मैं नीचे सोने जा रहा हूं। मैं बिस्तर में अकेले शांति से सोऊंगा। हालांकि थोड़ी देर बाद रूमी सोने के लिए कमरे में आ जाती है। याद है मैंने आपको इन जिद्दी लोगों के बारे में क्या बताया था? वे बस सो जाते हैं। यहाँ कोई मेलोड्रामा नहीं है। अब चीजें सामान्य हो गई हैं। रूमी को रेहान पसंद आने लगा था, खासकर थेपला वाले जेस्चर के बाद। अगले दिन वे साथ में घूमने में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। जैसे जैसे वे साथ वक्त बिताते हैं, वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, बिल्कुल ठेठ बॉलीवुड स्टाइल में। और फिर क्या होता है, उनके बीच की दूरियां कम होती जाती है। उनके बीच एक हल्का सा रोमांटिक कनेक्शन पनपने लगता है और धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगता है। बाद में वे घूमने के लिए एक द्वीप पर जाने का फैसला करते हैं, जहां रूमी के पैर में जेलीफिश काट लेती है। रूमी दर्द से चिल्लाने लगती है और रेहान फ्रेंड्स टीवी शो का हवाला देते हुए सुझाव देता है कि उसे उस पर पेशाब करना होगा। हालांकि रूमी बेमन से सहमत हो जाती है, लेकिन रेहान अंत में क्रीम ही लगाता है। उनके बीच इस प्यारे से पल के दौरान रूमी उससे पूछती है, तुम इतने गंभीर कब हो गए? तुम हमेशा इतने दूर दूर क्यों रहते हो? फिर वह समझाने लगता है कि वे पहले ऐसे नहीं थे। उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। उसे क्रिकेट का शौक था, लेकिन उसने अपने सपने का बलिदान कर दिया क्योंकि उसकी माँ उसे बेहतर जीवन देना चाहती थी। इसलिए वे पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो गए। कभी कभी अपने माता पिता के लिए अपने सपनों का बलिदान भी देना चाहिए। ये भावना रूमी को रेहान के प्यार में गहराई से गिरा देती है। फिर हम दिल्ली का एक रात का दृश्य देखते हैं। रूमी की छोटी बहन अपने बॉयफ्रेंड को अपने कमरे में लाती है, जिससे वह केवल 2 महीने पहले मिली थी।
वह कनाडा में रहता है और टेक में काम करता है। वे एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। चूंकि वह हाल ही में भारत आया था, उसने उसे चुपके से मिलने के लिए बुलाया। उसके पिता को अपनी हालत की वजह से रात में टहलने की आदत थी। दरवाजा खुला था। जब कर्नल अपनी सैर के लिए बाहर निकले तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और यह खबर सीधे रूमी तक पहुंचती है, जो हैरान हो जाती है। इसके साथ ही अस्पताल में रूमी अपनी बहन के पीछे उसके बॉयफ्रेंड को भी खड़ा देखती है। उसकी बहन सब कुछ सच सच कबूल कर लेती है कि वह शादी करने वाली है और कनाडा शिफ्ट हो जाएगी। रूमी को एहसास होता है कि अब उनके पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब रूमी दुनिया घूम रही थी तो उसकी बहन ही उनकी देखभाल कर रही थी। तो अब ये उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरी तरफ हम रेहान को देखते हैं, जो पूरी तरह से प्यार में पड़ चुका है और अचानक रूमी को प्रपोज करता है। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम मेरी सारी संपत्ति की मालकिन बन जाओगी। मैंने पहले कभी अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को आई लव यू नहीं कहा, जो मैंने तुम्हें कहा है। रूमी हैरान है, सिर्फ 10 दिनों में कैसा प्यार हो जाता है। लेकिन वह रेहान के प्यार में पड़ चुकी थी। समस्या सुनिए, जो कारण उसने रेहान को देना शुरू किया वह यह था कि वह उसकी जगह पर नहीं थी। जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो वह समझाती है कि उसकी बहन कनाडाई लड़के से प्यार करती है और कनाडा चली जाएगी। उसके पिता अकेले रह जाएंगे। उसकी मां अब नहीं है। अगर वह स्वार्थी होकर अब रेहान से शादी कर लेती है तो वह भी अमेरिका चली जाएगी। उसके पिता अकेले कैसे रहेंगे? पापा कभी अमेरिका नहीं आएंगे। जड़ें भारत से गहराई से जुड़ी हैं, आगरा और मेरी माँ के घर से। इसलिए मुझे पापा के साथ रहना होगा। पापा के गुजर जाने के बाद ही मैं तुमसे शादी कर सकूंगी या हम साथ हो सकेंगे। इसलिए जब तक पापा जीवित हैं ये कभी संभव नहीं है। अब ये बेचारा लड़का क्या कर सकता है? अचानक उसने प्रपोज किया और अपने दिल की बात कही। करोड़पति होने के बावजूद वह उस पल पूरी तरह लाचार हो गया। कहानी पर वापस आते हैं। हम देखते हैं कि रूमी अपने पिता से मिलने के लिए सीधे भारत के लिए निकल जाती है, क्योंकि पिता की हालत के बाद उसके पास वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। उसने रेहान को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। रेहान सीधे अपनी माँ के पास जाता है और सब कुछ उगल देता है। उसकी माँ को भी होने वाली बहू बहुत पसंद आई। वह उससे कहती है कि जो लड़की अपने पिता के लिए अपने प्यार का बलिदान करती है वह साफ दिल की होती है और तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। इसलिए जाओ और आगरा में धरना दो। रेहान बिल्कुल वैसा ही करता है। वह आगरा के लिए सीधी फ्लाइट लेता है और रूमी के घर पहुंच जाता है। खैर, वह घर पर छापा नहीं मारता। इसके बजाय वह उस स्थान पर जाता है जहां रूमी और उसका पूरा परिवार, जिसमें उसकी बहन का मंगेतर भी शामिल है, घूमने गए थे। वह वहां रूमी से मिलता है। उसे देखकर रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे गले लगाता है। बैकग्राउंड में वे ठेठ 90 के दशक के गाने बजने लगते हैं, जैसे आजकल की ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में सुनाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि चूंकि शादी होनी है तो उन्हें एक इवेंट ऑर्गेनाइजर की जरूरत होगी। तभी दुल्हन का परिवार बताता है कि यह खास इवेंट ऑर्गेनाइजर बेहतरीन है और भारत का नंबर 1 ऑर्गेनाइजर है। वे कहते हैं कि वे एक शानदार शादी का इंतजाम करेंगे। तभी हम ऑर्गेनाइजर को अपने बॉस को फोन करते हुए देखते हैं। पता चलता है कि उनको कंपनी बिक गई है। किसने खरीदी? रेहान ने इसे खरीद लिया था। उसके पास 400 करोड़ रुपए थे। इसलिए भारत की नंबर 1 कंपनी को खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कंपनी में 75% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, जिसने उसके परिवार के बिजनेस में उसकी एंट्री का रास्ता साफ कर दिया। रूमी इस घटनाक्रम से हैरान होकर उससे इस भारतीय कंपनी में उसकी अचानक रुचि के बारे में सवाल करती है, लेकिन केवल वही जानता था कि वह क्या कहने वाला है, क्योंकि यह सबसे अच्छी कंपनी थी और वह उनकी शादी को भारत में सबसे शानदार बना देगा, क्योंकि यह देश में उसका पहला एक्सपोजर था। वह लड़का मीठी मीठी बातें करके सबको पटा लेता है और कर्नल साहब के पैर भी छूता है। संस्कारी लड़का होने के नाते भले ही अमेरिका से था, उसे दिखाना पड़ा कि भारत उसके दिल में बसा है, वरना पापा अपनी बेटी का हाथ कैसे देते। फिर रेयान धीरे धीरे परिवार के करीब आने लगता है। वह सीधे उनके घर में घुस जाता है और रामू को पेड लीव देकर खाना बनाना शुरू कर देता है। वह दावा करता है कि उसे दूल्हे की तरफ से उनकी पसंद को समझने के निर्देश मिले हैं। वह कहता है कि वे इवेंट से जुड़ी हर चीज संभाल लेंगे और बस उनसे विवरण इकट्ठा करने की जरूरत है। इसलिए वह सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके घर पर रहेगा। फिर रात में वह उसके पिता और अन्य लोगों के साथ शराब पीता है। वे कहानियां साझा करते हैं और उसके पिता बताते हैं कि उनकी पत्नी का हाल ही में निधन हुआ था। उन्होंने कभी उनकी अस्थियों को पानी में विसर्जित नहीं किया। सामने वो पेड़ देख रहे हो, उसमें तुम्हारी माँ की अस्थियां हैं और यह पेड़ हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे लगता है आशा अभी भी मेरे साथ है। वह साझा करते हैं। रेहान कोई तरक्की नहीं कर पा रहा था, उसे कुछ ठोस चाहिए था, तो वह अपना बैकअप प्लान निकालता है और कहता है, भाटिया परिवार का इतिहास बिल्कुल साफ नहीं है। उसकी माँ का जिम ट्रेनर के साथ चक्कर है। उस लड़के की 3-4 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और मुझे पक्का नहीं है कि वह कितना वफादार है। बेहतर होगा अगर आप अपनी बहन के एक्स को वापस लाए। यकीनन उसके पास नौकरी है, लेकिन बहन अपने एक्स से बिल्कुल नफरत करती है, क्योंकि वह लड़का कुछ नहीं करता। वह पापा के गैरेज में रहता है। इसके अलावा वह बहुत परेशान करने वाला और हावी होने वाला है। फिर हम शास्त्री जी उनके पारिवारिक पुजारी को देखते हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने लड़के के लिए जो कुंडली मिलान किया था वह थोड़ा गलत निकला। उन्हें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए।
शादी 5 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। अगर शादी 5 दिनों के भीतर होती है तो रेहान का खेल खत्म हो जाएगा। रेहान के पास शादी तोड़ने का कोई मौका नहीं बचेगा। और वे बलिदान क्यों दे? उसकी बहन भी तो कर सकती थी, है ना? यह सुनकर दूल्हे का परिवार साफ तौर पर नाराज हो गया। उसकी मां ने बीच में टोकते हुए कहा कि यह सिर्फ पैसे बचाने का एक तरीका है। आप कम मेहमान और कम से कम खर्चा चाहते हैं। उसने टिप्पणी की। इस टिप्पणी ने उसके पिता को बहुत शर्मिंदा कर दिया। रूमी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन रेहान उनके बचाव में आगे आया। लोग जितने कम हो उतना अच्छा। शादी में सिर्फ करीबी लोगों का होना सबसे अच्छा है और मैं सारी व्यवस्था संभाल लूंगा, उसने ऐलान किया। उसने दृढ़ता से कहा, अगर आप लड़की से शादी करना चाहते हैं तो यह इन्हीं 5 दिनों के भीतर होनी चाहिए। हमारी बेटी हर तरह से परफेक्ट है। उसी पल हैरानी की बात है कि दूल्हे ने स्टैंड लिया और 5 दिनों के भीतर शादी करने के लिए सहमत हो गया। रूमी इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि रेहान ने उसके पिता के सम्मान के लिए कैसे स्टैंड लिया। तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई और कुछ दिनों बाद खूब नाच गाने और पार्टी के साथ एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इवेंट के दौरान उसके पिता ने रेहान और रूमी के बीच कुछ नजदीकी देखी, जिससे उन्हें शक हो गया। अगली शाम ड्रिंक्स शेयर करते समय उन्होंने सीधे रेहान से वह सवाल पूछ लिया जो उन्हें परेशान कर रहा था। मेरी बड़ी बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रेहान इस सवाल पर हंसने लगता है और शराब के नशे में होने के कारण वह सब कुछ उगल देता है। वह खुलासा करता है कि वे पहली बार एयरपोर्ट पर कैसे मिले, फिर दोबारा क्रोएशिया में कैसे उन्होंने एक कमरा शेयर किया और वह रूमी से कितना गहरा प्यार करता है। यही कारण है कि वह यहाँ आया। वह अपने नशे की हालत में सब कुछ कबूल कर लेता है। कर्नल इस खुलासे को सुनकर हैरान भी होते हैं और मन ही मन खुश भी, यह सोचकर कि उन्हें रेहान से बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। तभी बैंड बाजे के साथ एक और पार्टी वेन्यू में दाखिल होती है। यह कोई और नहीं बल्कि ससुराल वाले हैं, जिनके साथ पिंकी जी भी हैं, जो अपने बेटे के लिए आई थी। पिंकी जी स्वभाव से स्पष्टवादी होने के कारण कर्नल सर को सब कुछ समझा देती हैं। वह सीधे उनका सामना करती है, पूछती है कि वह सच्चे प्यार की राह में क्यों रोड़े अटका रहे हैं। कर्नल उनके सीधे साधे रवैये और घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से हक्के बक्के रह जाते हैं। आप अमेरिका क्यों नहीं आ जाते? आपको वहां सारी सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल केयर के साथ साथ आपको हर सुविधा मिलेगी। जब आप अपनी रात की सैर पर जाएंगे, हम आपके गले में एक ट्रैकर लगा देंगे जो हमारे फोन पर अलर्ट भेजेगा। वह कई फायदे गिनाना जारी रखती है। अगर आप इन 2 विकल्पों के बीच फंसना चाहते हैं तो एक और समाधान है, बस मर जाइए। वह यह मजाक में कहती है क्योंकि वह काफी मजाकिया इंसान थी। हालांकि रूमी उसे इस कमेंट के लिए डांटती है, लेकिन रेहान चुप नहीं रहता। वह तपाक से जवाब देता है, तुम्हारी माँ ने शायद गलती से ऐसा कह दिया हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसे रिएक्ट करने की? उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। हालांकि हम कर्नल को स्टैंड लेते हुए देखते हैं और रेहान की तरफ से यह व्यक्त किया जाता है कि जिस पल बेटी पैदा होती है वह किसी और की अमानत बन जाती है। एक पिता को अंततः अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ता है। तुम यह नहीं समझोगे, वह कहती है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रूमी इसे स्वीकार नहीं करती और उसे माफी मांगने के लिए कहा जाता है। इस बार अपनी माँ के अनादर के कारण रेहान अपनी बात पर अडिग रहता है। वह घोषणा करता है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कभी शादी नहीं करूंगा जो मेरी माँ का सम्मान नहीं करता। जैसे ही वह जाने वाला होता है, हम देखते हैं कि उसके पिता को अचानक अटैक आ जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। वे उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहां हम रूमी को रेहान के परिवार के साथ देखते हैं। रेहान की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रूमी से माफी मांगने जाती है। रूमी तुरंत उन्हें माफ कर देती है, यह कहते हुए, आंटी मैंने भी अपनी हद पार कर दी थी। फिर रेहान की माँ कहती है, मेरे बेटे को तुमसे बेहतर लड़की कभी नहीं मिलेगी। बाद में हम रेहान को कर्नल साहब से उनके कमरे में मिलते हुए देखते हैं। कर्नल खुलासा करते हैं, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था क्योंकि मेरी बेटी वरना नहीं मानती। मैंने यह सब तुम दोनों को मिलाने के लिए किया। बेटा, मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रेहान का दिल नहीं मानता। वह किसी को उनकी जड़ों से नहीं उखाड़ना चाहता। इसीलिए रेहान रूमी को छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला करता है। वह वहां चला जाता है और कई दिनों तक अकेला रहता है। हालांकि उसकी माँ यह स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाती। आखिरकार वह अपने बेटे को बेहद प्यार करती है। वे अपने बेटे की खुशी के लिए आगरा शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। अंत में हम रेहान को रूमी का हाथ मांगने के लिए आगरा आते हुए देखते हैं और वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह फिल्म की पूरी कहानी है। आपको फिल्म की लव स्टोरी कैसी लगी?